हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की प्रिपरेशन बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बीएचयू एयू किसी में भी आने के फुल चांसेस हैं। अगर क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से बनेगा तो ज़रूर इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो 20 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ टॉप क्लास क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली होंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने पहला लेक्चर जो अपना प्रोजेक्टाइल का कंप्लीट किया था कंसेप्ट वाइज, दूसरा लेक्चर हम लोग ने न्यूमेरिकल्स वाइज एनालिसिस किया था, मतलब हम लोग ने केवल फार्मूलेज रिवाइज किए थे उसमें। तो अब हम क्विज यानी एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 20, वो कंसेप्चुअल होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस हो सकेंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो होने के बाद आप जेईई एडवांस को छोड़कर बाकी किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो उस लेवल तक आप बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे। किसी भी बीएचयू एयू कोई भी एंट्रेंस होगा चुटकी में आराम से इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। अगर कोई अलग से भी आता है तो आप उसको, अगर कंसेप्ट पूरे अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखा होगा, पूरी वीडियोस देख रंगे हो क्यों, तो मतलब अब आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आराम से आप सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ द फास्टर इट विल फॉल। देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे हर बार पूछे जाते हैं। सिंपल सी बात कह रहा है हिंदी में कि जो ऑब्जेक्ट भारी होता है क्या वह पहले आकर पृथ्वी से टकराता है। अगर हम 2-3 ऑब्जेक्ट 4-5 ऑब्जेक्ट हाथ में लेकर बारी बारी से उछालें या एक ही साथ 2 ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करें किसी निश्चित हाइट से अपने छत से ही ले जाकर, जैसे आप नोटिस करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा। आप एक पेंसिल ले लीजिए, कितना हल्का वेट होता है, बहुत हल्का होता है। और आप एक 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ड्रॉप करना, एक भी माइक्रो सेकंड का फ़र्क ना हो, तो देखेंगे आप कि छत से जब आप इनको ड्रॉप करते हैं तो इत्तेफाक से ये दोनों एक ही साथ पहुँचती हैं अर्थ पे। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो अर्थ के लिए यूनिवर्सल होता है। यानी जब तक आप अर्थ की सरफेस पे मौजूद हैं, ठीक है, तब तक यूनिवर्सल ग्रेविटी जो है आप पर कार्य करती रहेगी। अर्थ के रूप में अलग जाएंगे तो अलग कार्य करेगी, इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहता है, मगर अर्थ के सरफेस पर ये सेम ही रहता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें, नेग्लिजिबल मतलब एयर रेसिस्टेंस को ना माने। अब देखिए आप ये ना करिएगा कि आप एक कागज़ का टुकड़ा ले लें और एक लोहे का टुकड़ा ले लें, उसको छत से फेंके फिर कह दें कागज़ तो पहुँचा ही नहीं उसके बराबर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भारी वस्तुएँ थी उन पर तो एयर रेसिस्टेंस वर्क किया, लेकिन नेग्लिजिबल रूप से किया। मगर जो हमारा कागज़ था इस पर एयर रेसिस्टेंस आपका काम करेगा, हवा इसको खुद ही रोक लेगा, तो ये जो है वो इस लोहे के मुकाबले स्लो पहुंचेगा। लेकिन अगर हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल इसके लिए भी कर दें, किसके लिए, कागज़ के टुकड़े के लिए भी, तो हमारी कागज़ का टुकड़ा जो है और लोहे की गेंद जो होगी वो छत से आप जब एक साथ ड्रॉप करेंगे तो दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे आता है और वो कहता है कि यदि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नहीं भी देता है तो भी आपको मान लेना चाहिए कि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल मान के दिया होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है द मोर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ द फास्टर इट विल फॉल, तो आपका आंसर ये होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी मास दुनिया के हैं, जितने भी आप कितने भी किलो का कोई भी चीज़ ले लें और कितनी भी हल्की चीज़ ले लें, दोनों को अगर आप ड्रॉप करेंगे एक जगह से तो वो एक साथ धरती पर पहुंचेंगी, पृथ्वी पर पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि उन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट रूप से वर्क करता रहता है, ठीक है। सब पर पक्षपात नहीं करता, सब पे बराबर वर्क करता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर से ले जाकर ड्रॉप करेंगे तो आपको वो पृथ्वी पर एक समान रूप से पहुंचती हुई दिखाई देंगी एक ही टाइम पर, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, बस कागज़ ना लीजिएगा, और कागज़ लेंगे तो हवा की वजह से वो रुक जाएगा, मतलब लेट में पहुंचेगा। तो अगर एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर दें तब ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपसे कंसेप्चुअली मैं ऐसी बात कर लूँ कि अगर मैं एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल ना करूँ, यानी हवा जो है उसके रेसिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल ना करूँ, उसको कुछ ना कुछ मानूँ, तो चाहे माइक्रो सेकंड का ही फ़र्क होगा, लेकिन जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले पहुँचेगा, ठीक है। क्योंकि हल्के ऑब्जेक्ट पर जो है वो एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह फॉल्स है। इसका कहने का मतलब था कि भारी वस्तु जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी पृथ्वी पर अगर हम ड्रॉप करें, तो ऐसा नहीं होता है। सभी वस्तुएं समान रूप से पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उन पर समान एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कार्य करता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनको पहचानते हैं सब लोग।
पहचानते होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इफ़ यू थ्रो ए बेसबॉल स्ट्रेट अप, यानी आप एक बेसबॉल को अगर सीधे ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने क्या कहा था, देखिए अब अगर किसी को आप ऐसे सीधे फेंकते हैं तो सीधे तो जाएगा नहीं भाई, हर जगह इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रहा है ना, तो ये ऐसे ऐसे करते हुए प्रोजेक्टाइल करने लगेगा, इसको धरती अपनी ओर खींच रही है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऐसे ही हो रहा है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, तभी तो ऑब्जेक्ट नीचे आने लगता है। अगर मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी रहती तब तो ये और थोड़ा सा ऊपर जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बॉल को स्ट्रेट लाइन में फेंकते हैं या हम उस बॉल को वर्टिकल मोशन करवाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं, किसी भी केस में आप देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जब हाईएस्ट पॉइंट होता है तो उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत आने वाली जो वेलोसिटी होती है हमारी यू साइन थीटा, वो जीरो हो जाती है। यहाँ पे हमारी वेलोसिटी पूछ रहा है कि जीरो होगी, तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, तो जीरो हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत लोग 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जल्दी जल्दी में मार के ना आ जाना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सीलरेशन की यूनिट होती है और वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं अगर आपसे, तो ये कह रहा है कि इफ़ यू थ्रो ए बेसबॉल स्ट्रेट अप व्हाट इज़ इट्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप किसी को कितनी वेलोसिटी से फेंकते हैं, आप किसी को कितनी ऊंचाई तक फेंकते हैं। मैंने क्या बताया था कि दुनिया में अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछता है किसके लिए, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो अर्थ की सरफेस से ऊपर है, उसके लिए अगर दुनिया में कोई भी आपसे एक्सेलरेशन पूछता है तो उस पर केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल का क्या होता है। मैंने चिल्ला कर बात पूरे लेक्चर में बताई थी कि आपको खाली 2 चीज़ें याद रखनी है, एक कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी यू कॉस थीटा होती है, और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लगता है, और इसकी जो क्या कहते हैं वेलोसिटी होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लगता है, और इसकी जो वेलोसिटी यू साइन थीटा होती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज जीरो, ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द वर्टिकल एक्सेलरेशन। मैंने क्या कहा था, वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल एक्सेलरेशन जो वर्क करता है वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत कार्य करता है, तो -g एक्ट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होता कितना है आप सभी को पता है कि जनरली इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेन लेते हैं, वरना इसकी जो करेक्ट वैल्यू है लगभग हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही नहीं होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, ये एक तरह का फील्ड होता है। इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है। 6th क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई वस्तु है, इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए क्लिफ, यानी कि एक चट्टान पर अगर हम खड़े होकर उसे हम सीधी हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, द टाइम टेकन इट टेक्स टू हिट द ग्राउंड इज़, यानी कि इसके द्वारा ग्राउंड पर पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा, वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है मोर देन इफ़ इट वाज जस्ट ड्रॉप्ड, यानी कि ज़्यादा होगा उससे कि यदि हम इसको वैसे ही छोड़ दें बिना कुछ वेलोसिटी दिए, हॉरिजॉन्टल में फेंके ना। लेस देन इफ़ इट वाज जस्ट ड्रॉप, लेस देन होगा अगर हम इसको वैसे ले जाकर छोड़ दें। द सेम अमाउंट ऑफ टाइम देन इफ़ इट वाज जस्ट ड्रॉप्ड, ठीक है, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भैया दुनिया में आप कैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंके, देखिए ये मान लीजिए कि आपने बॉल को पकड़ा और ये आप यहाँ पे छत पे अपने खड़े हैं और इस बॉल को आपने पकड़ रखा है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको आप इधर वेलोसिटी देके छोड़ देंगे, इसको आप इधर ऐसे प्रोजेक्टाइल करा के छोड़ देंगे, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे, जिस तरह से मन हो आप छोड़ लीजिए, जिस तरह से मन हो आप छोड़ लीजिए, ये हर कंडीशन में बॉल जो है सेम टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि बार बार वही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी वर्क कर रहा है। अच्छा, इसको मैं समझाऊं अगर आपको, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉल आपने मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाकर छत से डायरेक्ट फेंक दी, तो मान लीजिए ये t1 समय में अर्थ पर पहुंचा। अब इसी बॉल को अगर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी तो ये गिरेगा थोड़ा दूर जाके, समझिए गिरेगा थोड़ा दूर जाके बॉल, लेकिन समय इसको भी t1 ही लगेगा। आ गया आप समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ आई थ्रो ए क्रेयॉन
स्ट्रेट अप, यानी कि मैं अपने क्रेयॉन्स ले लूँ, एक क्रेयॉन्स आप देख रहे हैं, इनको अगर मैं क्या कहते हैं स्ट्रेट ऐसे ऊपर की ओर अपनी ओर उछाल दूँ तो हाउ फास्ट इट, देखो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको ऊपर की ओर मैंने उछाला, तो उछालने के बाद जब ये मेरे हाथ में उसी समय दोबारा से आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी भाई, जितनी स्पीड किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे जितनी स्पीड होती है उसकी लौटते वक्त उस पॉइंट पे उतनी स्पीड उसकी होती है। तो अगर आपने 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड के वेग से इसको फेंका था, तो जब ये आपके हाथ में फिर से लौटेगा तो इसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 8th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हवा के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है, इट्स वर्टिकल वेलोसिटी। देखिए मैंने क्या कहा था, हवा के माध्यम से कोई ट्रैवल कर रहा है, हवा के माध्यम से ट्रैवल कर रहा है। हवा के माध्यम से ट्रैवल का मतलब कि वो वर्टिकल मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पता है कि जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है, जैसे ये वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ 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 हर जगह पे अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी पे -g वर्क करता रहता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लगा दूं चेंज कंटिन्यूसली, यानी लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली व्हाट इज इट्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। अब देखिए जब कोई बॉल हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड की जाती है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली फेंकूँ, ठीक है, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जाहिर सी बात है 0 होगी। ठीक है, तो बस जाहिर सी बात है हो गया। अच्छा, अब हम 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द ग्राउंड एट 25 मीटर पर सेकेंड एट 25 डिग्रीज एंड 65 डिग्रीज, विच वन हैज़ द ग्रेटर रेंज एजिम नो एयर रेसिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन। ठीक है, और यही आएगा अगर आपके एग्जाम में थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को सेम रखूँ, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी u को सेम रखूँ, तो कहने का मतलब है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को 25 डिग्री पर पहले फेंकता हूँ, ठीक है, और 65 डिग्री पे फेंकता हूँ, ठीक है, 25 डिग्री और 65 डिग्री, सपोज ये 25 डिग्री है आपका और ये एंगल जो हमारा है वो है 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री, तो दो अलग अलग एंगल्स के लिए यदि मैं वेलोसिटी को सेम रखता हूँ तो पूछ रहा है कि विच वन हैज़ द ग्रेटर रेंज। ठीक है, तो किसके पास ये जो रेंज होती है r, ये ज़्यादा होगी, मतलब कौन ज़्यादा दूरी तक जाएगा। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, यदि आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है, यानी आप पहले थीटा एंगल से, सपोज दैट किसी को 45 डिग्री से आपने फेंका और 90 माइनस 45 कितना होता है, 45 डिग्री। तो यानी अगर आप 45 डिग्री पर किसी वस्तु को उसकी वेलोसिटी सेम रखकर, u अगर सेम है, आप दोनों बार आपने u सेम रखा है और अगर थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखा है, तो इसका जो रेंज होता है r1 इज इक्वल टू r2 ही होता है। मतलब दोनों बार आपकी जो बॉल है वो सेम ही दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अब आपको फटाक से क्वेश्चन कैसे करना है, आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों बार 25 मीटर पर सेकेंड हाँ है, आपको 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों को जोड़ना है। आपने जोड़ा, 65 और 25 कितना भाई, 90 होता है, यानी रेंज सेम होगी, सेम फॉर बोथ, काम खत्म। बस यही कंसेप्ट है। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है और इनिशियल वेलोसिटी सेम होता है तो दोनों क्या कहते हैं एंगल्स के लिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो r1 r2 दो बार रेंज आती है वो सेम ही होती है। मतलब ऑब्जेक्ट आप 25 डिग्री पर अगर फेंकेंगे तब भी उतनी दूरी पर जाएगा जितनी कि आप 65 डिग्री पर फेंक के उतनी दूरी पर जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलिए 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट शॉट किया जाता है ग्राउंड से एट 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी फिर वही एट 25 डिग्री एंड 65 डिग्री, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे भी 25-65। विच वन राइजेस टू ए हायर हाइट, यानी कौन 25 डिग्री वाला ज़्यादा हाइट पर जाएगा कि 65 डिग्री पर फेंकेंगे तब ज़्यादा हाइट पर जाएगा। तो आपको पता है, मैंने आपको मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताया था। मैक्सिमम हाइट का जो आपने आपको फार्मूला बताया था वो था u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछ रहा है कौन से ज़्यादा हाइट पे जाएगा, तो आप देख सकते हैं h इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, या हम साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारी मैक्सिमम हाइट है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 0 से 90 के एंगल के बीच की हम बात करें, अगर 0 से थीटा मतलब 0 से अगर हम 90 के बीच की बात करें, 0 डिग्री
से थीटा अगर 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच की बात हम करें तो जो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान वो थीटा के बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कैसे। साइन 0 बताइए कितना होता है, सभी को पता होगा 0 ही होता है। साइन 30 1/2। देखिए जैसे मैंने 30 किया, एंगल को चेंज किया, एंगल को बढ़ाया, वैसे ही साइन थीटा यानी साइन 30 का मान भी बढ़ गया। तो यानी कि 0 से 90 के बीच में हम साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है यदि थीटा का मान बढ़ाते जाएँ। और जो हमारा मैक्सिमम हाइट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है साइन थीटा के। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 25 डिग्री वाले का एंगल कम है और 65 डिग्री वाले का ज़्यादा है। जिसका थीटा ज़्यादा उसका साइन थीटा ज़्यादा, और जिसका साइन थीटा ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा। यानी कि 65 डिग्री वाला ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा, 25 वाला कम ऊंचाई तक जाएगा। तो मैं इसका आंसर क्या लगा दूँ, इसमें हायर हाइट पूछा है ना तो मैं 65 लगा देता हूँ। अगर इसमें लोअर हाइट पूछता तो मैं 25 लगा देता। जिसका एंगल कम वो कम ऊंचाई तक जाएगा, जिसका एंगल ज़्यादा वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। कब ऐसा होगा, जब दोनों का सम 90 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप 180 ले लें, एक 170 ले लें, तब आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा कौन ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा कौन कम। मैं 0 से 90 की बात कर रहा हूँ, जब 0 से 90 के बीच में थीटा हमारा रहेगा तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। इफ़ ए बुलेट इज हॉरिजॉन्टली शॉट एट द सेम मोमेंट, अनदर बुलेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट विच विल हिट द ग्राउंड। वही कंसेप्ट यार, एक को हमने कुछ वेलोसिटी देकर बुलेट को मारा है, एक को मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया है वहीं से, दोनों सेम पहुंचेंगी यार, कहीं हिट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत वर्क करेंगे और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन सब पे काम करेगा। तो वही छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं, लैंग्वेज चेंज करके आ जाते हैं। अच्छा, मैं 14 क्वेश्चन की बात करूँ तो आप कह रहा है कि कंसीडर ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कि आप पानी की कुछ बूंदे को मानिए, बूंदों को कंसीडर कीजिए, लीकिंग फ्रॉम ए वाटर फॉसेट। यानी कि अच्छा देखिए, आप टोंटी खोल के देखें ना, टोंटी खोल के देखिए, अगर आप पानी गिरता है तो जब टोंटी आप खोलते हैं उसके टोंटी के जस्ट नीचे देखेंगे तो आपको जो पानी है वो इकट्ठा दिखेगा। थोड़ा और नीचे गए तो और फैल जाएगा, थोड़ा और नीचे गए तो और फैल जाएगा। यानी कि वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो फैल जाती हैं। तो गेट फार्दर अपार्ट, यानी वाटर ड्रॉप्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत ये बूंदों पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन वर्क करता रहता है। पृथ्वी इनको अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती रहती है। अब मैं 15 क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2 balls ऑफ द सेम मास, यानी कि अगर हम इन दोनों के मास सेम रखें, वन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट while the other begins with a horizontal velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, which object hits the ground first। यार सेम वही क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया शायद 15, हाँ ऊपर वाला ऐसे ही पेस्ट हो गया था, उसमें ऑप्शन नहीं दिया था। ये देखिए 15 में ऑप्शन दिया है। तो कौन सा पहले हिट करेगा? बोथ बॉल हिट द ग्राउंड सेम। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैं ऊपर से फेंकूँ, यहाँ से फेंकूँ, वहाँ से फेंकूँ और यहाँ से फेंकूँ, वहाँ से फेंकूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि सब पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन वर्क करता है। सभी सेम ही पहुँचेंगी, काम ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अच्छा, पूछ रहा है कि व्हाट फोर्स एक्ट्स इन द वाई डायरेक्शन दैट काजेज एन ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल इन ए पैराबोलिक आर्क। यानी कि कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में कौन सी फोर्स काम करती है जो पैराबोलिक पाथ जनरेट करती है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन करवाती है। तो आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी काम करती है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और इसमें फोर्स ग्रेविटी की वर्क करती है। 17 क्वेश्चन पे अगर हम चले, कह रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक एम एक 2m जिनका मास है, आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द सेम हाइट, यानी कि इनको समान ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है। विच ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड सेम। यार वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो कितना भी मास कर लें, किसी भी एंगल से कहीं से भी फेंक दें, अगर पृथ्वी के सरफेस पे आप हैं तो ये ऑब्जेक्ट सेम ही टाइम पे ग्राउंड पे हिट करेंगे। बोथ ऑब्जेक्ट हिट द ग्राउंड सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 18 क्वेश्चन में दिया है कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मासेज आर लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हमने जो कि ए और बी हैं जिनका द्रव्यमान सेम है, उनको हमने 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, 65 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया। तो कह रहा है विच ऑब्जेक्ट हैज़ द ग्रेटेस्ट मैक्सिमम हाइट। भाई वही क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहा है, मैक्सिमम हाइट किसकी सबसे ज़्यादा होगी। अभी समझाया था कि यह चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होता है। और 0 से 90 देखिए 45 है और 65 है, तो 0 से 90 के बीच में साइन थीटा का मान थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है, यानी जो ज़्यादा एंगल होगा वो ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा, ये वाला कम ऊंचाई पर जाएगा। तो इसका ऑप्शन मैं क्या लगा दूँ, ज़्यादा ऊंचाई पूछा है ना मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट बी हमारा कवर करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम मास आर लॉन्च्ड। अच्छा वही क्वेश्चन है, अब इसमें पूछा है कि विच ऑब्जेक्ट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी कौन सा ऑब्जेक्ट इनमें से ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो भाई जो ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा वो ग्राउंड में देरी से पहुंचेगा, और जो कम ही ऊंचाई पर जाएगा, दिमाग लगाओ, वो ग्राउंड पर जल्दी से पहुंच जाएगा। जैसे मैंने 2 प्रोजेक्टाइल करा दिए, ठीक है। अच्छा एक जो ज़्यादा ऊँचाई पर गया वो ग्राउंड पर पहुँचेगा,
ठीक है, और एक कम ऊंचाई पर गया तो वो ग्राउंड पर जल्दी पहुंच जाएगा। समय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि कौन ग्राउंड पर पहले हिट करेगा। तो जो ज़्यादा ऊंचाई कवर करेगा उसको ज़्यादा टाइम ग्राउंड पर आने में लगेगा, और जो कम ऊंचाई कवर करेगा उसको कम लगेगा। तो ज़्यादा ऊंचाई कौन कवर करेगा? 65 डिग्री वाला। तो विच विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, यानी 45 डिग्री वाला कम ऊंचाई कवर करेगा, यानी ये वाली जो ए बॉल है ये जल्दी से पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें ये सही होगा कि ए वाली जो बॉल है वो हमारी ग्राउंड पर पहले हिट करेगी। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन की ओर अपने। एक मिनट, 20 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 और ये मिल गया लास्ट क्वेश्चन हमारा 20। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चन है, इनसे मत डरिए, ये तो कुछ नहीं है, इसको पढ़िए आप खाली। ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड फ्रॉम ए हाइट विद एन इनिशियल वेलोसिटी BOX, द फाइनल। देखो, इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने क्या कहते हैं फेंका है इसको, और फाइनल वेलोसिटी जो VFX है रिप्रेजेंट द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वही फाइनल भी होगी। क्यों? क्योंकि इस पर कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं करता, यही कंसेप्ट था। तो इसको आप टिक कर लीजिए। इस तरह से आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्चुअली कवर हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तड़ातड़ बढ़िया वाले क्वेश्चंस के साथ जो न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तब तक के लिए इनको आप प्रिपेयर करिए, रिवाइज करते रहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने आपको कराए आज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।